11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका में 19 मिलिटेंट हाईजैक करते हैं 4 पैसेंजर एयरप्लेन्स को, जिनमें से 2 एयरप्लेन क्रैश होते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ। एक हिट करता है पेंटागन यानी कि मिलिट्री हेडक्वार्टर को, और एक जिसका टारगेट व्हाइट हाउस था तो वो रास्ते में ही क्रैश होता है। तकरीबन 3000 के करीब कैजुअल्टीज होती है, 6000 लोग जख्मी होते हैं। लोग अपनी जानों को बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं। 10 बजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो साउथ टावर था तो वो कोलैप्स करता है। 10:30 बजे नॉर्थ टावर कोलैप्स करता है, और ये सारे मनाजिर पूरी दुनिया में लोग न्यूज़ चैनल पर ऑनलाइन देख रहे थे। कुछ ही घंटों में अमेरिका वाज ऑन लॉकडाउन। सारे फ्लाइट्स को ज़मीनों पर उतारा जाता है, ग्लोबल मार्केट क्रैश करता है और हर तरफ खौफ फैलता है। बिकॉज इफ दिस कैन हैपन इन न्यूयॉर्क, दिस कैन बी हैपेंड एनीवेयर। ये अटैक सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक नहीं था, बल्कि अमेरिका की सेंस ऑफ सेफ्टी के ऊपर एक अटैक था। अमेरिका की तारीख में पर हर्बल के बाद किसी ने इस तरह अमेरिका को डायरेक्टली टारगेट किया था। 9/11 हाईजैकर्स वर पार्ट ऑफ अल-कायदा स्पेशल यूनिट, जिनकी सिलेक्शन रिपोर्टेड बजाते खुद उसामा बिन लादेन ने की थी, अकॉर्डिंग टू 9/11 कमीशन रिपोर्ट। उन 11 हाईजैकर्स में से उनके जो की लीडर्स थे तो वो थे 4। एक का नाम था मोहम्मद अता, जिसका ताल्लुक इजिप्ट से था, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लेन, और वो 19 हाईजैकर्स का मेन लीडर भी था। दूसरे का नाम था मरवान अल शहीद, जिसका ताल्लुक UAE से था। तीसरे का नाम था जियाद जरा, जिसका ताल्लुक लिबनान से था, और चौथे का नाम था हानी हंजोर, जिसका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था। ये लोग सिर्फ की लीडर्स नहीं थे, बल्कि उन 4 प्लेन्स के पायलट्स भी थे। अकॉर्डिंग टू 9/11 कमीशन रिपोर्ट, ये सारे हाईजैकर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एंटर होते हैं 2000 और 2001 पीरियड के दौरान। ये लोग आते हैं सऊदी अरेबिया से, लिबनान से, इजिप्ट से और UAE से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये लोग एंटर होते हैं थ्रू फ्लोरिडा, एरिजोना, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया के थ्रू। ये हाईजैकर जब यूनाइटेड स्टेट पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये डिफरेंट एविएशन स्कूल में एनरोल होते हैं ताकि जहाज चलाना सीखे। मोहम्मद अता और मरवान फ्लोरिडा में हफमैन एविएशन स्कूल में एनरोल होते हैं 2000 में। जियाद जरा की अगर बात की जाए तो वो वेनिस में फ्लोरिडा फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर में एनरोल होते हैं। और हानी हंजोर की अगर बात की जाए तो वो पहले 1996 में एरिजोना में वो ये ट्रेनिंग पहले हासिल कर चुके थे, लेकिन दोबारा वो रिफ्रेश ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं एक सेंटर में न्यू जर्सी में। अमेरिका में ये लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ये लोग जिम भी जाते हैं, ये रेस्टोरेंट्स भी जाते हैं, और एक नॉर्मल सा लाइफ ये लोग यहाँ पर गुजारते हैं। ये लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए, और इसके अलावा अल-कायदा कॉन्टैक्ट से भी इनको पैसे रिसीव होते हैं। तकरीबन ये 9/11 से पहले यहाँ पर टोटल 2 साल से भी कम अरसा गुजारते हैं। इन 4 पायलट हाईजैकर्स के अलावा 15 लोग और भी थे, जिनका मेनली ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था। ये लोग यूनाइटेड स्टेट में एंटर होते हैं 9/11 से पहले स्प्रिंग या समर सीजन में 2001 में। यहाँ पर ये लोग आते हैं और ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पर रहते हैं फ्लोरिडा में, वर्जीनिया में और न्यू जर्सी में। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हाईजैकिंग के दौरान इन पायलट्स की मदद की जाए, हाईजैकिंग के दौरान पैसेंजर्स को कंट्रोल किया जाए, क्रू मेंबर्स को कंट्रोल किया जाए, ताकि उनका जो प्लान है वो स्मूथली इम्प्लीमेंट हो जाए। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसामा बिन लादेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट के दरमियान मसला क्या था, जिसकी वजह से मामलात इतने ख़राब हुए कि मामला 9/11 तक पहुंच गया। ये कहानी शुरू होती है 1980s में, जब अफगानिस्तान के ऊपर USSR अटैक करते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान मुजाहिदीन को ट्रेन करते हैं और इसको जिहाद डिक्लेयर करते हैं। जब वो इसको जिहाद डिक्लेयर करते हैं तो पूरी दुनिया से, स्पेशली अरब कंट्री से एक बहुत बड़ी तादाद में ये फाइटर्स आते हैं, यहाँ पर लैंड करते हैं पेशावर में, टाउन में और अफगानिस्तान में। अब उन सारे ग्रुप्स में से एक ग्रुप्स उसामा बिन लादेन का भी था, जो यहाँ पर आते हैं, पेशावर टाउन में आबाद होते हैं और वो भी उनके खिलाफ लड़ते हैं। अब ये वो वक्त था कि उस वक्त ना कोई अल-कायदा ऑर्गेनाइजेशन था, ना उसामा बिन लादेन और अमेरिका गवर्नमेंट के दरमियान कुछ मामलात ख़राब हो चुके थे। तो वो भी आते हैं आर्म कमांडर्स की तरह और यहाँ पर वो USSR के साथ लड़ते हैं। 1989 में जब अफगान जंग ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये सारे मुजाहिदीन जाते हैं अपने कंट्रीज़। 1989 में उसामा बिन लादेन पेशावर में अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अल-कायदा की बुनियाद भी रखते हैं।
अब होता यूँ है कि 1990 में हम देखते हैं कि सद्दाम हुसैन अटैक करता है कुवैत के ऊपर। अब चूंकि कुवैत का बॉर्डर सऊदी अरेबिया के साथ भी अटैच है, इसी वजह से वो सऊदी अरेबिया की सोवरेनिटी को भी चैलेंज करते हैं। अब इस दौरान उसामा बिन लादेन उठते हैं और अपनी गवर्नमेंट के सामने वो एक ऑफर रखते हैं कि आप उन्हें परमिशन दे दें, उनके पास पैसा भी है, उनके पास मुजाहिदीन भी है और वो सऊदी अरेबिया को डिफेंड कर सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया इस तरह नहीं करता और वो इस तरह करते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इनवाइट करते हैं कि आप अपनी मिलिट्री भेज दें यहाँ पर टू डिफेंड सऊदी अरेबिया। अब अमेरिकन आर्मी आती है, यहाँ पर लैंड करती है 2 होली प्लेसेस में, यानी कि मक्का में और मदीना में। अब उसामा बिन लादेन ये समझ रहा था कि ये चीज़ गलत हो रही है, इन लोगों ने पहले अफगानिस्तान में यूएसएसआर को शिकस्त दे दी और लिहाजा ये अमेरिका का एक चाल है, वो यहाँ पर अब हमारे होली प्लेसेस को भी कैप्चर करना चाहते हैं। एंड दिस इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन उसामा बिन लादेन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट बिगेन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ गोस्ट वॉर बुक, उसामा बिन लादेन मूव्ड होते हैं सूडान, जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है। वहां पर वो जाते हैं ऑन इन्विटेशन ऑफ इस्लामिस्ट लीडर हसन अल तुराबी। सूडान में वो आबाद होते हैं खर्तूम शहर में, जिधर वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी खोलते हैं। इसके अलावा वो फार्मिंग और ट्रेडिंग बिजनेस भी करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि सूडान उनके लिए एक सेफ हेवन भी था टू फाइट अगेंस्ट अमेरिका। और फिर सूडान उनका एक हेडक्वार्टर बनता है। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के करीब एक बम ब्लास्ट होता है। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि 9/11 हुआ था 2001 में, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वहां पर 1993 में भी एक बम ब्लास्ट हुआ था। ये बम ब्लास्ट जो शख्स करता है, जो इसमें इन्वॉल्व था, उसका नाम था रमजी यूसुफ और वो खालिद शेख मोहम्मद के नेफ्यू थे। खालिद शेख मोहम्मद वाज दी मास्टरमाइंड ऑफ 9/11 प्लान। इस हादसे में तकरीबन 7 लोग मरते हैं और तकरीबन 1000 तक लोग जख्मी होते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे उसामा बिन लादेन डायरेक्टली उसका इस बम ब्लास्ट के साथ कोई लिंक तो नहीं था, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजिकल नेटवर्क थी और उनके जो करीबी साथी थे, जिसका नाम था ब्लाइंड शेख उमर और उसके अलावा अब्दुल रहमान थे, तो उनका एक डायरेक्टली लिंक था इस बम ब्लास्ट के साथ। 1996 में उसामा बिन लादेन इशूड करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वार अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर ऑक्युपाइंग द 2 होली लैंड्स ऑफ मुस्लिम एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल कॉल टू अटैक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्लोबली बाय द उसामा बिन लादेन। 1998 में अफ्रीका में कीनिया और तंजानिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 2 एम्बेसीज को टारगेट किया जाता है, जिसमें तकरीबन 220 के करीब लोगों की कैजुअल्टीज होती है और 4000 लोग जख्मी होते हैं। उसामा बिन लादेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं और वो फरमाते हैं कि इट वाज पनिशमेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर यूएस प्रेजेंस इन सऊदी अरेबिया एंड अटैक ऑन द मुस्लिम्स। 2000 में एडन हार्बर में अमेरिकन नेवी यूएसएस कोल मौजूद था कि एक स्मॉल सी बोट आती है उसके करीब और वो पड़ जाती है, जिसके नतीजे में 17 अमेरिकन सेलर्स मरते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी होते हैं। रिपोर्टेडली कहा जाता है कि इट वाज द फर्स्ट डायरेक्टली अटैक ऑफ उसामा बिन लादेन ऑन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन मिलिट्री। जब उसामा बिन लादेन की एक्टिविटीज हद से बढ़ जाती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट सूडान गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि वो उसामा बिन लादेन को एक्सपेल करे सूडान से, अदरवाइज हम सूडान गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब चूंकि सूडान गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो उसामा बिन लादेन को अल्टीमेटम देते हैं कि आप सूडान को फौरन छोड़ दें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ गोस्ट वॉर बुक, उसामा बिन लादेन 1996 में अपने 2 प्लेन्स में फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने वेल्थ के साथ वो सूडान को छोड़ते हैं और वो लैंड करते हैं इन जलालाबाद, द सिटी ऑफ अफगानिस्तान, जिधर तालिबान अंडर द लीडरशिप ऑफ मुल्ला उमर पावर में आ चुके थे और अब अफगानिस्तान उसामा बिन लादेन का नया एक बेस बनने जा रहा था। 1996 से 1998 पीरियड के दौरान उसामा बिन लादेन और उनके जो मिलिट्री चीफ थे, यानी कि खालिद शेख मोहम्मद, वो डिस्कस करते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी बड़ी चीज़ करनी चाहिए यूएस के खिलाफ ताकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को उनके सरजमीन पर ही टारगेट किया जाए। वो समझ रहे थे कि एम्बेसीज पर तो अटैक्स कर चुके हैं, यूएसएस कोल नेवी का जो शिप था उसके ऊपर अटैक कर चुके हैं, लेकिन इन चीज़ों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं किया। उन्हें एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को फोर्स करे कि वो हमारी सरजमीन से निकल जाए। सेकेंडली,
ताकि हम इंस्पायर करें लोगों को ग्लोबली जिहाद के लिए और लोगों को ये पैगाम दे कि अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पावरफुल है तो हम भी पावरफुल है, अगर वो कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को उनकी ही सरजमीन पर हिट करने के लिए ओसामा बिन लादेन को कुछ एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत थी। ओसामा बिन लादेन चाहते थे कि ऐसे लोग हो जो कि एजुकेटेड भी हो, वेस्ट में भी रह चुके हो और वहाँ पर उनको एक्सेस भी हो और बहुत सारे लैंग्वेजेस भी जानते हो। अब यूरोप में एक कंट्री थी जर्मनी, वहाँ पर एक शहर था हैम्बर्ग। इस शहर में एक बहुत बड़ी तादाद में अरब स्टूडेंट्स मौजूद थे जो कि साइंस पढ़ रहे थे, आईटी पढ़ रहे थे और इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा था, डिस्परेट थे, जो कि मुसलमानों के साथ फिलिस्तीन में, इराक में और बोस्निया में हो रहा था। उनमें से चंद स्टूडेंट्स की मुलाकात होती है हैम्बर्ग सिटी में, जिधर वो रहते थे। वहाँ पर एक मस्जिद था, उस मस्जिद का नाम था अल कुद्दुस मॉस्क। तो वहाँ पर कुछ रेडिकल प्रीचर्स होते हैं जिनकी इनसे मीटिंग शुरू होती है और वो उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ये जो स्टूडेंट्स थे जिनकी वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ये वो पायलट्स थे। उनमें मोहम्मद अता था, जियाद जिरा था, मरवान अल शाही था और रमजी बिन अल शाबी था। बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे रिपोर्ट्स में इन लोगों को कहा जाता है दी हैम्बर्ग सेल। इन स्टूडेंट्स की जब पूरी तरह ब्रेन वॉशिंग हो जाती है तो ये लोग सोचते हैं कि अब हमें कुछ करना होगा। ये लोग कांटेक्ट करते हैं अलकायदा के कुछ मेंबर्स को, उनके फैसिलिटेटर्स को, और वो उनके साथ प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी मीटिंग फिक्स करेंगे ओसामा बिन लादेन के साथ। 1999 में ये लोग ट्रेवल करते हैं टू अफगानिस्तान और वहाँ पर कंदहार में खालिद शेख मोहम्मद, जो कि ओसामा के मिलिट्री चीफ थे, वो इन लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं टू ओसामा बिन लादेन। ये लोग मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये लोग ओसामा बिन लादेन के साथ प्लेज भी करते हैं, यानी कि अहद भी करते हैं। और उस ऑपरेशन में रिपोर्टेडली कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन पर्सनली अप्रूव करते हैं प्लेन ऑपरेशन, यानी कि 9/11 ऑपरेशन को। ये लोग वहाँ पर कुछ अरसे के लिए रहते हैं, वहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और वेपन्स की ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद ये लोग वापस आते हैं जर्मनी। जनवरी 2000 में मलेशिया के शहर कोलालमपुर में अलकायदा के मेंबर्स और इन हाईजैकर्स के दरमियान काफ़ी एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज होती है। इस मीटिंग में ये डिस्कस किया जा रहा था कि अमेरिका में लॉजिस्टिक सपोर्ट का क्या होगा, वीज़ा अप्रूवल का क्या होगा, वहाँ पर हम किस तरह रहेंगे, वगैरह वगैरह। यानी कि 9/11 अटैक के लिए जो प्लानिंग होनी थी उस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा था। इंटरेस्टिंगली 9/11 कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग की तस्वीरें CIA के पास आ चुकी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली CIA ने इस मीटिंग को कनेक्ट नहीं किया विद 9/11 के साथ और उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। 2000 से लेकर 2001 पीरियड के दौरान रिपोर्टेडली कहा जाता है कि ये 4 जो हाईजैकर्स थे, यानी कि हैम्बर्ग सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग इंटर होते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऑन स्टूडेंट्स वीज़ा के ऊपर और यहाँ पर वो एडमिशन लेते हैं, एनरोल्ड होते हैं इन एविएशन स्कूल में। 11 सितंबर 2001 अकॉर्डिंग टू प्लान ये 19 हाईजैकर्स इंटर होते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर। इन लोगों की जो टारगेट्स थे तो वो 4 प्लेन्स थे। पहला प्लेन था अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 जो कि बोस्टन लोगन एयरपोर्ट्स पर मौजूद थे। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 वो जो था वाशिंगटन एयरपोर्ट पर मौजूद था और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 जो था वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मौजूद था। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट 11 की। ये जहाज़ तकरीबन 8 बजे के लगभग टेक ऑफ करती है। इसमें 81 पैसेंजर्स थे प्लस 11 क्रू मेंबर्स थे। इसमें 5 हाईजैकर्स थे जिनको लीड कर रहा था मोहम्मद अता। तकरीबन 8:14 पर ये लोग अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, पैसेंजर्स को डराते हैं, धमकाते हैं, जो क्रू मेंबर्स थे उनको ये लोग मारते हैं और फिर जाते हैं पायलट को कत्ल करते हैं, उनको वहाँ से निकालते हैं और जहाज़ को कंट्रोल करते हैं। तकरीबन 8:46 के लगभग ये जहाज़ जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर से टकराती है। दूसरा फ्लाइट 175 टेक ऑफ करता है तकरीबन 8:14 पर। इसमें 56 पैसेंजर्स थे और उनके साथ 9 क्रू मेंबर्स थे। इनमें भी 5 हाईजैकर्स थे जिनको लीड कर रहा था मरवान अल शाही।
अब ये लोग इस तरह करते हैं कि 8:46 पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट करते हैं और 9:03 पर हम देखते हैं कि ये फ़्लाइट 175 क्रैश होती है विद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ टावर के साथ। तीसरा फ्लाइट यानी कि फ़्लाइट 77 टेक ऑफ करता है 8:20 पर। इसमें B5 हाईजैकर्स थे जिनको लीड कर रहा था हानी हंजोर। इसमें 58 पैसेंजर्स थे, उनके साथ 6 क्रू मेंबर्स थे। तकरीबन 8:51 पर ये लोग अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं और 9:37 पर हम देखते हैं कि ये फ्लाइट 77 हिट करता है मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन को। आखिरी जहाज यानी कि फ़्लाइट 93 टेक ऑफ करता है 8:42 पर। इसमें तकरीबन 37 पैसेंजर्स थे प्लस 7 क्रू मेंबर्स थे। इसमें 4 हाईजैकर्स थे जिनको लीड कर रहा था ज़ियाद जर्रा। तकरीबन कुछ 9:28 के लगभग ये अपनी कार्रवाई शुरू करती है और 10:03 पर हम देखते हैं कि ये रास्ते में ही पेंसिल्वेनिया में क्रैश होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि इसका जो टारगेट था या वो कांग्रेस था या फिर डिवाइड हाउस था। 11 सितंबर 2001 के दिन जब ये धमाके हो रहे थे तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट उस वक्त फ्लोरिडा में एक एलिमेंट्री स्कूल में मौजूद थे और वो बच्चों के साथ बातें कर रहे थे। जब फर्स्ट टावर के साथ प्लेन क्रैश होता है तो एडीज सोचते हैं कि ये एक हादसा हो सकता है, लेकिन जब साउथ टावर के साथ भी एक प्लेन क्रैश होता है तो फिर हम देखते हैं कि एक शख्स आते हैं और प्रेसिडेंट के कान में बताते हैं कि अ सेकंड प्लेन हैज़ हिट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड अमेरिका इज अंडर द टेररिस्ट अटैक। तकरीबन रात के 8:30 बजे द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका के लोगों से मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं कि ये जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है और जो भी इसके पीछे है हम एक शख्स को नहीं छोड़ेंगे। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Our military is powerful, and it's prepared. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. इन अटैक्स के पीछे कौन था शुरू में हमें ये नहीं बताया जाता, लेकिन फिर हम देखते हैं कि 20 सितंबर 2001 जब द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के सामने खिताब करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि इन सब के पीछे ओसामा बिन लादेन और उनका ऑर्गेनाइजेशन के अल-कायदा था और यही रिस्पॉन्सिबल है। और वो ये भी फरमाते हैं कि तालिबान भी इसके ज़िम्मेदार है क्योंकि उन्होंने इस दहशतगर्द को ओसामा बिन लादेन को वहाँ पर शेल्टर दिया है। 14 सितंबर 2001 को यूएस में कांग्रेस एक लॉ पास करती है जिसका नाम था ऑथराइजेशन फॉर द यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। इस लॉ के अंदर वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को एम्पावर करते हैं कि वो ज़रूरी और मुनासिब फोर्स का इस्तेमाल करके वो लोग जिन्होंने 9/11 को प्लान किया था, ऑथराइज किया था और जो भी शख्स इसमें इन्वॉल्व था उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। 26 अक्टूबर 2001 को वो एक और लॉ पास करते हैं जिसका नाम था यूएसए पैट्रियट एक्ट, जिसमें वो FBI को और CIA को अलाउ करते हैं कि वो फ़ोन कॉल्स को, ईमेल्स को और बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। 12 और 13 सितंबर के दिन पाकिस्तान को भी एक कॉल रिसीव होती है फ्रॉम व्हाइट हाउस और बताया जाता है कि either you support the United States of America in fighting against the Al-Qaeda and Taliban or be treated as an enemy। या तो आप इस जंग में हमें सपोर्ट करें और अगर नहीं करते तो आपको भी एज ए एनिमी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह रिपोर्टेडली कहा जाता है कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रिचर्ड कॉल करते हैं चीफ ऑफ द ISI को और कहते हैं कि इफ़ यू डोंट कोऑपरेट विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बी प्रिपेयर टू बी बम्बेड टू द स्टोन एज। उसके बाद प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि रूल कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान पर, तो वो डिसाइड करते हैं कि वी विल ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन दिस वॉर ऑन टेरर। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका लॉन्च करता है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम अगेंस्ट अफगानिस्तान। इस ऑपरेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे तो वो ये थे
एक तो अफगानिस्तान में अलकायदा के जितने भी बेसिस है तो उनको ख़त्म किया जाए। सेकेंडली, अफगानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत थी तो चूँकि उन्होंने उसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया था तो वो हुकूमत भी ख़त्म होगी। और तीसरी जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि उसामा बिन लादेन को पकड़ा जाए जिंदा या मुर्दा। हम देखते हैं कि विद इन वीक्स नवंबर 2001 में तालिबान की गवर्नमेंट कोलैप्स करती है, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसामा बिन लादेन फरार होते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आते हैं तोरा बोरा माउंटेन्स की तरफ, लेकिन वहाँ से भी वो फरार होते हैं। और फिर 2011 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक ऑपरेशन होती है, काफ़ी कोवर्ट ऑपरेशन होती है, जिसमें रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस द देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बराक ओबामा एड्रेस टू द नेशन कि उसामा बिन लादेन को ख़त्म किया जा चुका है। हमारे सामने आखिरी सवाल ये है कि वाज 9/11 ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस? यूएस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे स्कॉलर्स इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि 9/11 वाज नॉट ए फेलियर ऑफ इमेजिनेशन बट इट वाज ए फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन। CIA के पास, FBI के पास और NSA के पास थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मौजूद था, लेकिन चूंकि उनके दरमियान शेयरिंग का एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं था तो इसी वजह से ये हादसा हुआ। हाईजैकर जो थे वो उनके रडार पर थे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से, राइवलरीज की वजह से और लैक ऑफ अर्जेंसीज की वजह से द प्लॉट वेंट अनडिटेक्टेड। मिसाल के तौर पर जनवरी 2000 में मलेशिया के शहर कोलालमपुर में जो सीक्रेट मीटिंग्स होती है बिटवीन हाईजैकर्स, तो CIA के पास उनके तस्वीर भी थे और इंफॉर्मेशन भी था, लेकिन CIA ने FBI को प्रॉपरली इन्फॉर्म भी नहीं किया था और उन नेम्स को वॉच लिस्ट पर भी नहीं डाला था। वो लोग उसके बाद आते हैं यूनाइटेड स्टेट में एंटर होते हैं, यहाँ पर वो एनरोल्ड भी होते हैं एविएशन स्कूल्स में। वो यहाँ पर अपने रियल नामों से भी रह रहे थे, लेकिन फिर भी CIA ने FBI को इन्फॉर्म नहीं किया। इसी तरह अगस्त 2001 में यानी 9/11 से एक महीना पहले FBI एक शख्स को अरेस्ट करते हैं जिसका नाम था ज़करियस मसूई। ये शख्स भी एविएशन स्कूल से ट्रेनिंग हासिल कर रहा था, वो स्कूल जिधर उन हाईजैकर्स ने ट्रेनिंग हासिल किया था। अब ये शख्स जो था उनके मुतालिक बहुत सारे डाउट्स थे कि ये शख्स जो है ये प्लेन के लैंडिंग में या टेकिंग ऑफ में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि प्लेन को किस तरह हवा में कंट्रोल किया जा सकता है इस चीज़ में इंटरेस्टेड था। अब FBI के जो एजेंट्स थे तो वो हेडक्वार्टर से परमिशन मांगते हैं कि आप हमें परमिशन दे दें कि इसके लैपटॉप वगैरह हम चेक करें, लेकिन बिकॉज ऑफ हैविंग लैक ऑफ एविडेंस उनको परमिशन नहीं दी जाती। और 9/11 हादसे के बाद जब वो उनके लैपटॉप्स को चेक करते हैं तो उसमें की इंफॉर्मेशन होता है अबाउट अलकायदा लिंक्स। 9/11 के ऊपर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और ऑफिशियल US जो रिपोर्ट है जो कि 22 जुलाई 2004 को पब्लिश होती है तो उसका नाम है 9/11 कमीशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जो मेन फाइंडिंग्स है तो उसमें यह है कि द बिगेस्ट फेलियर वाज फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थे तो उन्होंने इस चीज़ को कनेक्ट नहीं किया। CIA के पास इंफॉर्मेशन था, FBI के पास भी इंफॉर्मेशन था, लेकिन चूंकि इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शेयरिंग का कोई बेटर सिस्टम नहीं था तो उन्होंने एक दूसरे के साथ वो चीज़ शेयर नहीं किया। जो स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म इस रिपोर्ट में है वो ये है कि US में ज़्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो इंफॉर्मेशन होती है तो वो एक दूसरे से छुपाते हैं, सीक्रेट रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो ट्रेडिशनल एनिमीज़ के ऊपर, जिस तरह चाइना, रशिया, अफगानिस्तान और इराक की बात की जाए तो इन पर वो फोकस करते हैं, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है जिस तरह अलकायदा की बात की जाए तो उनके थ्रेट्स को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनका ये भी मानना था कि इमिग्रेशन सिस्टम और एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से ये हाईजैकर्स एंटर होते हैं इनटू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये रिपोर्ट जो है वो कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करते हैं जिसके ऊपर बाद में काम होता है। मिसाल के तौर पर डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को फॉर्म किया जाए ताकि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन करें। सेकेंडली, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को भी फॉर्म किया जाए जो कि 2002 में फिर बाद में होता भी है, ताकि डोमेस्टिक सिक्योरिटी यूनिफाई हो सके। इसी तरह जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है या पैसेंजर स्क्रीनिंग सिस्टम है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए।
इस रिपोर्ट की जो सबसे फेमस लाइन है तो वो ये है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेलियर वाज वन ऑफ इमेजिनेशन। वी डू नॉट बिलीव लीडर्स अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द थ्रेट। 9/11 का दर्द सिर्फ अमेरिका का दर्द नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत का दर्द था। 9/11 के बाद जो भी होता है हजारों की तादाद में जानी जाती है, खून खराबा होता है और मिलियंस की तादाद में लोग बहुत ज्यादा सफर होते हैं। 9/11 के जो शॉक वेव्स है तो न्यूयॉर्क से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर बगदाद तक, बगदाद से लेकर इस्लामाबाद तक आज भी मौजूद है। तारीख हमें सिखाती है कि नफरत, इंतहा पसंदी और नाइंसाफी इससे सिर्फ एंड ऑफ वायलेंस ही क्रिएट होती है। अगर हम सब सही मानों में अमन चाहते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा, हमें सुनना होगा, हमें पॉलिटिक्स से और पावर से बालातर होकर ह्यूमन लाइफ को वैल्यू देनी होगी। सवाल ये नहीं है कि 9/11 के दिन क्या हुआ, सवाल ये है कि हमने उससे क्या सीखा। मेरा सवाल है आप सबसे।